भले ही बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मिड डे मील की व्यवस्था कर सरकार ने बच्चों के स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने की तरकीब निकाली जरूर थी, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एमडीएम की सामग्री से लेकर खतरनाक गैस सिलेंडर तक कहीं प्राचार्य के कार्यालय में रखे जाते हैं तो कहीं क्लासरूम में। बिहार की शिक्षा की अनोखी तस्वीर। क्लासरूम में चलता है किचन, पढ़ाई और व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति। ऐसे पढ़ेंगे बच्चे तो कैसे बढ़ेगा बिहार? प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा, इसे जानने की कोशिश हमने की और हमारी पड़ताल करती इस रिपोर्ट को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सबसे पहले बात राजधानी पटना के अदालतगंज बालक मध्य विद्यालय की। तस्वीरें मीठापुर विद्यालय की है, देख सकते हैं ये मध्य विद्यालय है और ये हेडमास्टर साहब का कमरा है, लेकिन इस कमरे को आप गोदाम कहेंगे तो भी कम नहीं होगा। देख सकते हैं कि इसी कमरे में मास्टर साहब बैठते हैं, हेडमास्टर साहब बैठते हैं, आलमीरा है, लाइब्रेरी है, साथ ही किचन के तमाम सामान यहाँ रखे हुए हैं। चावल के बोरे हों, दाल के बोरे हों या फिर बर्तन, कुर्सी, गैस चूल्हे, सिलेंडर, तमाम ऐसे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। ऊपर से चूहे का टेंशन। कि अभी 4 कमरे जो दिए गए थे शिक्षण कार्य हेतु, इसमें 2 की स्थिति बहुत जर्जर है, भयावह है। उसमें हम बच्चों को नहीं बैठाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज वाटर टावर की तस्वीर, जहां पर देख सकते हैं कि यहाँ भी टीचर्स रूम कहिए या फिर गोदाम कहिए या कॉमन रूम कहिए, लेकिन नज़ारा एक जैसा है। डर तो हमेशा रहता है कि कहीं सिलेंडर फट ना जाए, कहीं ये नहीं हो जाए। ये तो परेशानी आते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ तो दिमाग में जब स्टाफ रूम में आते हैं कि पढ़ाने के बाद यहाँ के रेस्ट लेंगे तो एक डर रहता है मन में। राजधानी के बाद तस्वीरें समस्तीपुर की हैं, जहां की हरपुर एथॉल मध्य विद्यालय और चीनी मिल स्कूल को भी रसोई घर नसीब नहीं हो सका। नतीजा, कार्यालय को ही शिक्षकों ने गोदाम बना दिया है। वहीं मुंगेर के लाल दरवाजा मध्य विद्यालय की हालत तो दूर से ही समझ में आ सकती है। यहाँ कमरे का अभाव है और बच्चे बरामदे पर फर्श पर बैठ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ भी प्राचार्य के छोटे कमरे में मिड डे मील का सामान ही रखा जाता है। गया के मध्य विद्यालय बेमता में तो बच्चों को बैठने के लिए भी कमरे पर्याप्त नहीं है। खुले आसमान के नीचे 300 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्लासरूम में मध्याह्न भोजन बन रहा है। वहीं अररिया का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी स्कूल में हेडमास्टर साहब के कार्यालय में चावल रखा जाता है। मध्याह्न भोजन योजना का अनाज यूं ही रखा खराब हो रहा है और सिवा लाचारगी के शिक्षकों के पास कोई जवाब नहीं। बैंक है और ग्राम है, स्टोर रूम नहीं है, जिससे काफी असुविधा होती है। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है फिर? और विद्यालय में 4 दीवारी नहीं है, रूम की कमी है। ये तो एक वानगी है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें उन सैकड़ों स्कूलों की है जहां वर्षों बाद भी मिड डे मील के लिए रसोई घर तक नहीं बन सका है। ऐसे में न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बल्कि कार्यालय का काम भी बाधित होता है। अब सवाल है, जब संसाधन की व्यवस्था ही मुकम्मल नहीं तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आए भी तो कैसे? न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, गया से एलन लिली, मुंगेर से अरुण, अररिया से सतीश के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। सियासत के माहिर नीतीश कुमार ने आज सवर्ण आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। साथी को तरजीह की बजाय नीतीश कुमार ने उन मुद्दों को तरजीह दी जो उनके सियासत के लिए ज्यादा मुफीद हैं। नीतीश ने सवर्ण आरक्षण जैसे मुद्दे पर हामी भरी है, वहीं असम नागरिकता और 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी का ना कर दिया है। 2019 को लेकर सियासी माहौल गर्म है। मुद्दों के जरिए सियासत जीत की बूटी तलाशने में जुटी है। इस वक्त सवर्ण आरक्षण बड़ा मुद्दा है। लिहाजा गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाद
अब बिहार भी इसे लागू करने का मन बना रहा है। लोक संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवर्ण आरक्षण लागू करने की हामी भर दी। स्टेट में भी हम लोग लागू करेंगे और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि संविधान के संशोधन के बाद क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगा या कोई एक्ट बनाकर होगा। सवर्ण आरक्षण के साथ ही सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि 2021 में होने वाली जनगणना जातिगत आधारित हो। हमको लगता है कि एक बार पूरे देश में कास्ट बेस्ड जनगणना हो जाना चाहिए और जब ये जनगणना हो जाएगा तो एक मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि किसका क्या कास्ट है। बिहार में जेडीयू बीजेपी का साथी है। लोकसभा चुनाव में भी दोनों साथ साथ दुश्मनों से लड़ेंगे, लेकिन असम नागरिकता अधिनियम और 3 तलाक के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन जहां तक प्रश्न है इस कानून के बारे में हम लोगों की राय एज पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों की राय स्पष्ट है और ये उचित नहीं है। कहीं किसी स्टेट के लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, उसको किसी तरह से नहीं हिट करना चाहिए। शनिवार को कोलकाता में हुए महागठबंधन के मेगा शो पर भी नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। पलटवार करने के बदले नीतीश कुमार ने बड़े ही सधे अंदाज में जवाब दिया। और जो चुनाव आने वाला है तो उसके बाद चुनाव में तो जनता फैसला करेगी ना, जनता का जो फैसला होगा। अब उसमें कौन क्या कर रहा है इस पर क्या कमेंट करना है, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। कोलकाता के बाद अब एनडीए का विरोधी खेमा पटना में मंच सजाने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि 3 फरवरी को राहुल गांधी पटना में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गरजेंगे। राहुल की रैली पर नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने रिएक्शन के बजाय फिलहाल मजे लेना ज्यादा मुनासिब समझा। अरे इससे क्या अच्छी बात है, वो आके पोल खोलेंगे तो बड़ा अच्छा बात है, जरा पोल तो खोले। 3 फरवरी को कांग्रेस तो मार्च में एनडीए भी बड़ी रैली की तैयारी में है, जिसमें संभावना है कि पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। बातचीत हो रही है और जब रैली होगी उसके बारे में विधिवत घोषणा की जाएगी, जरूर अपेक्षा होगी, लेकिन अभी उसके बारे में कोई अंतिम तौर पर तिथि आदि के बारे में अभी नहीं निर्णय हुआ। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने एक तरफ साथ रहते हुए साथ ही बीजेपी को संजीदा मुद्दों पर अपना रुख साफ कर दिया है, तो दूसरी तरफ विरोधियों को भी बता दिया है कि तैयारी इधर भी जबरदस्त है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसे थाने की जिसकी जानकारी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को भी नहीं है। ये थाना कहीं और नहीं, सूबे की राजधानी पटना में है। इसका नाम है पिटवास थाना। इस थाने के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों में कई थाने हैं, लेकिन पटना में एक अजीबोगरीब थाना है जिसका नाम है पिटवास थाना। इसकी खोज हम करने चले हैं और ये देखिए बिहार पुलिस के ये ऑनलाइन डायरेक्टरी है जिसमें तमाम आलाधिकारियों के साथ ही जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके नंबर दिए गए हैं। हम चलते हैं उस थाने को खोजने के लिए जिसका जिक्र मैंने अभी से थोड़ी देर पहले किया था, पिटवास थाना। ये थाना आखिरकार है कहाँ? तो हम जब नीचे पहुँचते हैं विभिन्न जिलों में तो सबसे पहले हम पटना जिले में पहुँचते हैं। यही वो पटना जिला है, डिस्ट्रिक्ट पटना, जिसमें तमाम अधिकारियों के नंबर के साथ नीचे में पुलिस स्टेशन जो हैं उनके नंबर आ जा रहे हैं। इसी पुलिस स्टेशन के नंबर में एक थाने का नाम है पिटवास पीएस है कहाँ? यही वो पिटवास पीएस है जिसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर बाकायदा एक नंबर भी है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये नंबर है पिटवास पीएस का 9431822102। हम इस नंबर पे कॉल करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये पिटवास पीएस पटना में कहाँ है। तो बिल्कुल ये नंबर डायल हुआ है 9431822102। हेलो। हाँ हेलो। ये पिटवास थाने का नंबर है क्या? पिटवास का नहीं नंबर है। ये कहाँ का नंबर है? ये ऑनलाइन नंबर दिया हुआ है बिहार पुलिस की डायरेक्टरी में, पिटवास पीएस। तो ये कहाँ का नंबर है? किसी थाने का नंबर नहीं है क्या ये? थाने का जी? थाने का नंबर नहीं है।
ये ऑफिस का नंबर है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का ही नंबर है ना? जी। तो ये पिटवास PS लिखा हुआ ऑनलाइन डायरेक्टरी जो है बिहार पुलिस की, उसमें आप कौन बोल रहे हैं साहब? ऑनलाइन तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये पिटवास थाना का। तो ये जो बता रहे थे कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का ही नंबर है, ऑफिस का नंबर है, लेकिन अब वो इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से हम इस बात की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पिटवास PS यानी पिटवास थाना ये कौन सा थाना है सर? नहीं, पिटवास तो कोई थाना नहीं है। ये जो ऑनलाइन है पुलिस डायरेक्टरी बिहार पुलिस की, जिसमें आप लोगों का भी नंबर दिया हुआ, उसमें पिटवास PS नहीं, पिटवास नहीं, कहीं स्पेलिंग की गलती कुछ हो रही है, फिर से पूछिएगा, फिर बताएंगे आपको। बहरहाल जिस पिटवास थाना के बारे में बिहार पुलिस के मुखिया तक को जानकारी नहीं है, उसका अस्तित्व में होना कई सवाल खड़े कर रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। परीक्षा में मेहनत नहीं, मनी मैटर करता है। मुजफ्फरपुर के राम दयालु कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर और स्नातक के टैबुलेटर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अंक पत्र में नंबर बढ़ाने के लिए प्रति पेपर 1000 रुपए की मांग की। ये है उमाकांत शर्मा, जो मुजफ्फरपुर के नामी गिरामी राम दयालु कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही उमाकांत शर्मा स्नातक परीक्षा के टैबुलेटर यानी अंक पत्र बनाने वाले भी हैं। उमाकांत शर्मा पर एक छात्र ने आरोप लगाया है कि उन्होंने फोन पर 5 पेपर में नंबर बढ़ाने के लिए 5000 रुपए की मांग की है। टैबुलेशन निदेशक के कार्यालय में पहुंचे छात्र ने उमाकांत शर्मा के सामने ही उनके ऊपर आरोप लगाया, जहां उमाकांत शर्मा ने टैबुलेशन निदेशक के सामने अपनी गलती मान ली और आइंदा ऐसा ना करने के लिए माफी भी मांगी। वो आया, कहा कि हमसे पैसा मांगे, संयोग बस उसी समय ये भी आ गया, टैबलेटर भी आ गए। उसके बाद 2-3 आदमी को उन्होंने मोबाइल सुनाया। उसके बाद हम लोग डांटे उठे, चूँकि लिख के हमको कुछ दिया नहीं था तो हम किस पर क्या एक्शन लेते। उनको समझाए कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के टीचर हैं और आप जब पैसा मांगिएगा तो क्या होगा। वो माफ़ी उफी मांगे, अपना वो चले गए, कमिट किए कि हाँ हम मांगे। तो सुना आपने, उमाकांत शर्मा ने टैबुलेशन निदेशक के सामने पोल खुल जाने पर माफी मांगी थी, लेकिन अब कैमरे के सामने सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उन पर छात्र ने दबाव डाला था, जिससे उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई। दबाव दे रहा था तो हमारे मुंह से निकल गया, जो कि ये सब फॉल्स चार्ज है, गलत चार्ज लगाया गया है और यह जो है पूरा साजिश से भरा हुआ है। मामला सामने आने के बाद वित्त रहित शिक्षकों ने आरोपी प्रोफेसर उमाकांत शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जाए नहीं तो आंदोलन किसी भी सीमा तक जा सकती है और इसकी पूरी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन की होगी। इधर टैबुलेशन निदेशक ने अंक पत्र का रजिस्टर उमाकांत शर्मा से वापस ले लिया है और वाइस चांसलर को मामले से अवगत करा दिया है। इससे दोषी तो हैं टैबुलेटर, मैंने उनका रजिस्टर सब यहाँ रखवा लिया है और वाइस चांसलर के यहाँ लिखित भेज दिया है। अब वही एक्शन लेंगे, जो लेना होगा कुलपति लेंगे। शिक्षा में सुधार की जरूरत है, लेकिन जब कॉलेज के प्रोफेसर ही इस काले खेल में विलेन की भूमिका निभाएंगे तो बिहार की शिक्षा में सुधार कब होगा, ये भगवान भरोसे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। झारखंड में 64 दिनों की हड़ताल के बाद जब पारा शिक्षक स्कूल लौटे तो उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। पारा शिक्षकों ने छात्रों से माफी मांगी और शिक्षा मंत्री की अपील मानकर रोजाना 2 पीरियड ज्यादा पढ़ाने का फैसला किया है। इधर नहीं देखो, नीचे पढ़ो बैठ। अपने निजी स्वास्थ्य के लिए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित करने वाले पारा शिक्षक अब अपने किए पर शर्मिंदा हैं। स्कूल खुलते ही पहले दिन पारा शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप करने के लिए उनसे माफी मांगी और पूरे जोश खरोश के साथ अध्यापन में जुट गए। इस बीच पारा शिक्षकों की हड़ताल खत्म कराने वाले शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने सभी पारा शिक्षकों से अपील की है कि वो रोजाना 2 पीरियड एक्स्ट्रा लेकर छात्रों का सिलेबस पूरा कराएं। 2 महीने बहुत बड़ा समय होता है और बच्चों का पढ़ाई निश्चित रूप से बाधित रहा।
तो हमने हड़ताल तोड़ते समय भी आग्रह किया था और आज फिर से आग्रह करेंगे हमारे पारा शिक्षकों से, बाकी भी शिक्षकों से आग्रह करेंगे जो 2 महीने की अवधि में जो भी बाधित हुई है शिक्षण कार्य, तो कम से कम 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे एक्स्ट्रा समय दे करके बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कराए, जिससे कि जो 2 महीने का बाधित हुआ था वो मेकअप हो सके। अब पारा शिक्षकों को अपने किए पर अफसोस है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा मंत्री की अपील को फौरन मान लिया है और अब से रोजाना स्कूल में 2 पीरियड ज्यादा लेने का फैसला किया है। जीत रही उसके लिए माफी मांगते हुए फिर हम लोगों ने बच्चे की पढ़ाई शुरू कर दी है और अब है कि हम लोग 2 पीरियड ज्यादा भी लेंगे, लेकिन वो सिलेबस उनका कंप्लीट करेंगे। हो सके अगर वैसा सब कुछ ठीक रहा तो छुट्टी का दिन रहता है उसमें भी हम लोग पढ़ाएंगे। बच्चों से हम माफ़ी मांगे और बच्चों को बोले कि तुम लोग को हम 2 घंटा अधिक समय देंगे, 2 पीरियड हम यानी कि 2 घंटा तो बहुत है, 2 घंटी यानी कि हम तुम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। सवाल है कि अपना भविष्य बनाने के लिए जिन पारा टीचर्स ने छात्रों के हितों की अनदेखी की, अब वही पारा टीचर्स अगर सिलेबस पूरा कराने के लिए 2 पीरियड एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या मासूम छात्रों पर अचानक पढ़ाई का बोझ नहीं बढ़ेगा? खुश हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि बच्चों का सिलेबस पूरा होगा कैसे। परीक्षा सिर पर है और पूरी कॉपी खाली है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। जेईई मेंस 2019 परीक्षा में पटना के एलीट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने इस बार सफलता का परचम लहराया है। इंस्टीट्यूट के 190 बच्चों में 176 बच्चे सफल रहे हैं। एलीट संस्था के निदेशक के मुताबिक इस बार इस संस्था के 98% छात्रों ने बाजी मारी है, जो अपने आप में एक गौरव है। छात्रों ने भी अपनी सफलता का श्रेय एलीट इंस्टीट्यूट को दिया है। स्थान में इस बार 190 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें से 176 बच्चों का रिजल्ट होना 98% का रिजल्ट इस बात का प्रमाण है कि जब कोई बच्चा मेहनत करता है और इंस्टीट्यूशंस के साथ हम कदम होकर चलता है तो उसकी सफलता ऐसी ही दिखती है। अपने रिजल्ट का श्रेय हम सर को, इंस्टीट्यूट को और अपने परिवार को देना चाहते हैं। सबका इसमें इक्वल योगदान होगा। मैं अपने सफलता का श्रेय सर को देना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया मेरा इस सफलता का हासिल करने के लिए। गुजरात के नवसारी में नोटों की बारिश हुई। नोट देशी और विदेशी दोनों, गड्डी की गड्डी, इतने नोट बरसे कि स्टेज पट गया। नवसारी में नोटों की बारिश, गड्डी गड्डी डॉलर बरसे, स्टेज पर बस नोट ही नोट। गीत संगीत का समा और झूमते लोग। भजन संध्या का ये नजारा गुजरात के नवसारी का है, जहां लोग डायरी में लोगों ने जमकर नोट और डॉलर बरसाए, गड्डी की गड्डी जमकर नोट उड़ाए। लोक डायरी में लोक गीतों और गायन शैली के लाखों लोग दीवाने हैं और उनका दीवानापन इस लोक डायरी में भी दिखा। इस बार मौका भी खास था और मकसद भी। इस बार इस लोक डायरी में मंदिर निर्माण के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा था और इसकी बागडोर थी लोक गीतों की जानी मानी गायिका गीता रबारी की। गीता रबारी के गानों पर लोग झूम उठे और मंच पर आकर लोगों ने अपनी जेब खाली कर दी और सारा पैसा कलाकारों पर न्यौछावर कर दिया। लोक डायरी में नोटों के साथ डॉलर की भी बारिश हुई। दावा है कि इस कार्यक्रम में आए धन का इस्तेमाल मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा। लोक डायरा एक तरह का सामाजिक कार्यक्रम होता है, जहां लोगों के परिवार और उनके हित से जुड़े संदेश लोक गीतों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसे अब कीर्तन और भजन संध्या की तर्ज पर बड़े लेवल पर किया जाने लगा है। खासकर गुजरात में पारंपरिक रूप से इसका आयोजन होता है और इन कार्यक्रमों में नोटों की बारिश आम बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।